ओके। तो देखिए बच्चों, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे मोलैरिटी। और मोलैरिटी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था। मोलैरिटी हमने आपको क्या बताया था कि मोलैरिटी इक्वल टू हमारा क्या होता है। मोलैरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये हमारी क्या होती, ये हमारी होती है मोलैरिटी। और इसकी यूनिट जो होती है, मोलैरिटी की जो यूनिट होती है वो होती है मोस पर लीटर, मोस पर लीटर। ये होती है मोलैरिटी की यूनिट। ये हमने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था, इसको पूरा का पूरा ड्राइव करके आपको बता दिया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर मैंने इस पर आपको एक न्यूमेरिकल भी करवाया था। ठीक है, चलिए। हाँ, हमारा ये टॉपिक नहीं, हमारा आज का टॉपिक कुछ और है। हमारा आज का टॉपिक है मोलैलिटी। ठीक है, मोलैरिटी हमने आपको पढ़ा दिया था, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, मोलैलिटी। अब मोलैलिटी क्या होता है उसको भी समझ लीजिए। मोलैलिटी क्या बताता है, देखिए। सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए। मोलैरिटी को हम जो है कैपिटल एम से शो करते हैं। ठीक है, जबकि मोलैरिटी को हम स्मॉल एम से शो करते हैं। मोलैरिटी जो होती है वो कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है और मोलैलिटी को स्मॉल एम से। इस चीज़ को अच्छे अच्छे समझिए। कैपिटल एम है तो मोलैरिटी है, स्मॉल एम है तो क्या है, मोलैलिटी है। अब मोलैरिटी और मोलैलिटी में डिफरेंस क्या है वो चीज़ देखिए। देखिए, मोलैरिटी बोलती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोलैलिटी भी बोलती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है भाई, मोलैरिटी क्या कहती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोलैलिटी भी कहती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई, मोलैरिटी कहती है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपको किस में लेना है, लीटर में। बट यहाँ पर आपको लेना है मास, और वो भी लेना है सॉल्वेंट का, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये थोड़ा सा डिफरेंट है मोलैरिटी में और मोलैलिटी में। मोलैरिटी ये बोलती है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूट के मोल्स हैं, जबकि मोलैलिटी ये कहती है कि 1 केजी सॉल्वेंट में कितने मोल्स सॉल्यूट हैं। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन 1 डालते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 डालते हैं मोलैलिटी की। ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई। हाँ, चलिए अब इसको फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है उसको ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स को हमने पीछे किससे रिप्रेजेंट किया था, स्मॉल एन से। देखिए, नंबर ऑफ मोल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। अब देखिए, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, कैपिटल डब्ल्यू से। और कैपिटल डब्ल्यू जो है मास ऑफ सॉल्वेंट है, वो भी हमें किस में लेना है, वो हमें लेना है केजी में। केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000। देखिए, अगर केजी में है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, 1000 का यूज़ ही नहीं करना। अगर वो केजी में नहीं है, ग्राम में है, तब हम क्या करेंगे, 1000 का यूज़ करेंगे। उसको हम कन्वर्ट करने के लिए, केजी में कन्वर्ट करने के लिए, अगर ग्राम में है तो उसको केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, हमारी इक्वेशन आ गई, m इक्वल टू एन अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इंटू, सॉरी, कैपिटल डब्ल्यू डिवाइड बाई 1000। देखिए, फिर हमने आपको ये भी बताया था मोलैरिटी में, शायद आपको याद होगा, एन जो है वो आपका क्या है, एन। एन है नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला आपके पास होता है, देखिए, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास, अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो हमें क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो गिवन मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डब्ल्यू से, मोलर मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। तो ये हमारी एन की वैल्यू कितनी, एन की जो इक्वेशन है, एन इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल डब्ल्यू डिवाइड बाई कैपिटल एम। ठीक है, स्मॉल एन इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू डिवाइड बाई कैपिटल एम। अब ये वैल्यू उठाकर अगर हम यहाँ रख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा स्मॉल एम इक्वल टू, ये हो जाएगा
स्मॉल डब्लू डिवाइड बाई कैपिटल एम डिवाइड बाई कैपिटल डब्लू डिवाइड बाई 1000। यानी इनको अगर हम रीअरेंज करेंगे, स्मॉल डब्लू मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइड बाई कैपिटल एम इंटू कैपिटल डब्लू। ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन हमारी आती है मोलैलिटी के इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं मोलैलिटी की इक्वेशन। तो आप दोनों इक्वेशन अच्छे से याद रखिए। अब देखिए मोलैरिटी और मोलैलिटी में क्या डिफरेंस नज़र आया। देखिए ये सेम फार्मूला मोलैरिटी में भी था, यहाँ पर भी डिफरेंट क्या है। देखिए यहाँ पर मोलैरिटी में डब्ल्यू की जगह क्या लिया गया, यहाँ पर उसमें लिया गया वॉल्यूम वी, और यहाँ पर क्या लिया गया, डब्ल्यू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी लिया गया। ठीक, तो क्यों ना हम इस पर दो चार न्यूमेरिकल कर लेते हैं, दो चार न्यूमेरिकल करके मोलैलिटी को अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए न्यूमेरिकल्स जो हैं मैंने शायद पीछे कर रखे हैं कहीं पर, तो मैं आपको यहीं पर समझा देता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपके सामने है, आता है ये क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 20.7 ग्राम ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट डिजॉल्व्ड इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, और जो डेंसिटी है, एज्यूमिक डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है वो 1 ग्राम ml इनवर्ट्स है। ठीक, तो ये एज्यूमिक डेंसिटी ये भी हमें गिवन है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन तो आपके सामने लिखा है। देखिए यहाँ पर कैलकुलेट द मोलैलिटी क्या पूछा गया है भाई, मोलैलिटी पूछा गया है। और मोलैलिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से, तो स्मॉल एम पूछा गया है। तो बोले कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 20.7 ग्राम ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट डिजॉल्व, यानी पोटेशियम कार्बोनेट जो है वो डिजॉल्व किया गया है सॉल्यूशन के अंदर। और पोटेशियम कार्बोनेट कितना डिजॉल्व किया गया है, देखिए भाई वो 20.7 ग्राम डिजॉल्व किया गया है। जो डिजॉल्व किया जाता है वो होता है हमारा सॉल्यूट। तो डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, 20.7 ग्राम। ठीक है, उसके बाद पोटेशियम कार्बोनेट बता रहे हैं तो K2CO3, K2CO3 है तो इसका क्या करेंगे हम, इसका हम मोलर मास निकाल लेंगे। इसका मोलर मास होता है 138। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, मोलर मास निकालने का तरीका तो आप सभी जानते हैं। तो उसका मोलर मास 138 हो गया। उसके बाद देखिए वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम कितना दे रखा है, 500 ml। तो देखिए वी भी आपको दे रखा है भाई, वी आपको दे रखा है, वी इक्वल टू क्या होता है आपका वॉल्यूम 500 ml, और डेंसिटी भी दे रखी है। ठीक, चलिए अब हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करते हैं। हमारा फार्मूला क्या है मोलैलिटी का, मोलैलिटी का फार्मूला है स्मॉल एम इक्वल टू स्मॉल डब्लू। स्मॉल डब्लू क्या हमें गिवन है, स्मॉल डब्लू हमें बिल्कुल गिवन है 20.7 ग्राम, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1000 तो कोई ज़रूरत नहीं, 1000 तो इसमें ऑलरेडी है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या देखना है, हमें देखना है मोलर मास। तो मोलर मास भी दे रखा है, मोलर मास कितना है 138। फिर आपको क्या देखना है, फिर आपको देखना है मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का आपको मास नहीं दे रखा है। जब सॉल्वेंट का मास नहीं दे रखा है तो मास कहाँ से निकालेंगे, तो उसकी जगह पर आपको दे रखा है वॉल्यूम दे रखा है और डेंसिटी दे रखा है। मास की जगह आपको वॉल्यूम और डेंसिटी दे रखा है, तो वॉल्यूम और डेंसिटी को आप मास में कन्वर्ट कर लीजिए। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है आपका मास अपन वॉल्यूम फार्मूला होता है। तो इसको रीअरेंज करेंगे तो मास इक्वल टू डेंसिटी टू वॉल्यूम। अब इसकी डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी इसकी 1 है, डेंसिटी इतनी 1 है, वॉल्यूम कितना 500। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 ही आंसर आएगा। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम, 500 ही आंसर आएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर देख लीजिए, एक चीज़ यहाँ पर आप देख लीजिए, जो सबसे ज़्यादा नोटिस करने वाली बात है वो ये है। देखिए यहाँ पर जो वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम आपको सॉल्यूशन का दे रखा है। वॉल्यूम आपको किसका दे रखा है, सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। लेकिन आपको मास किसका चाहिए, आपको मास चाहिए सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का। आपको मास किसका चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का, सॉल्यूट का मास नहीं चाहिए। तो क्यों ना हम सॉल्यूशन में से सॉल्यूट की क्वांटिटी को माइनस कर दें। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सॉल्यूट जो हमारा जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना बचेगा, देखिए
ये हमारा वी है, वी कितना है 500 है, तो 500 से हम क्या माइनस करेंगे, हम माइनस करेंगे 20.7। क्यों माइनस करेंगे 20.7 भाई, 20.7 क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या लगाना है, यहाँ पर हमें लगाना है मास ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पर हमें क्या लगाना है, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सोल्यूशन नहीं लगाना है, मास ऑफ सॉल्वेंट लगाना है। इसीलिए यहाँ से सॉल्वेंट की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये इसको माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद ये आ जाएगा 479.3। ठीक है, अब ये हमारा हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ना लगाकर आपको क्या लगाना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो देखिए यहाँ पर आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम हमारा वही तो आ जाएगा, यानी 479.3। तो मोलैल यहाँ पर जो मोलर मास है वो आपका आ गया 479.3। तो 479.3, अब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए यहाँ पर अगर आप वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा, देखिए स्मॉल डब्लू आपको गिवन था, 1000 आपको गिवन था, मोलर मास आपको गिवन था, ये 479.3। ये जो वैल्यू अपने क्या ये क्या निकाला, मोलर मास ऑफ, सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट रखने के बाद आप क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने के बाद कैलकुलेशन कर लेंगे तो मोलैलिटी आपकी आ जाएगी 0.313। तो ये था मोलैलिटी बेस्ड प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखिए एक और क्वेश्चन है मोलैलिटी पर ही, इसको भी समझ लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोलैलिटी पर, ये भी मोलैलिटी पर ही है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ये क्वेश्चन कहता है 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड, 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड, फॉर्मूला आपके सामने है CH3COOH, इज डिजॉल्व्ड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है। फॉर्मूला तो आपको मालूम ही है, फॉर्मूला आपके पास सब जानते हैं, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा आपका मोलैलिटी का फॉर्मूला। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट करना है। 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड, देखिए स्मॉल डब्लू ये गिवन है, तो स्मॉल डब्लू की जगह पर ये वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, इज डिजॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, देखिए बेंजीन में डिजॉल्व किया गया है, किस में डिजॉल्व किया गया है, बेंजीन में डिजॉल्व किया गया है। तो बेंजीन हमारा यहाँ पर क्या हो गया, सॉल्वेंट, तो इसकी जगह पर आप क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट की जगह पर आप क्या रख देंगे 75। और देखिए इथेनोइक जो एसिड है इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है, मोलर मास, वो होता है यहाँ पर 60। बस डायरेक्ट आप वैल्यू रखिए और कैलकुलेशन कर लीजिए, तो यहाँ पर m क्या है आपका, मोलैलिटी इक्वल टू 0.556 आ जाएगी। ठीक, तो ये रहा मोलैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन। आपको मोलैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन भी करा दिए और मोलैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिए। अब देखिए एक चीज़ आपसे, एक चीज़ जो बहुत पूछी जाती है और कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज करती है कि 1m एंड 1m 1m एंड 1m सोल्यूशन, आपको दो सोल्यूशन दिए जाएंगे, एक 1m दिया जाएगा और एक आपको 1m दिया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा विच इज़ मोर कंसनट्रेटेड, विच इज़ मोर कंसनट्रेटेड, विच इज़ मोर कंसनट्रेटेड। ठीक है, या फिर कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि मोलैलिटी और मोलैरिटी, इन दोनों में से बेटर यूनिट कौन सी है जो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करे। भाई आपसे पूछ लेता है वो बेटर यूनिट, बेटर यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग, फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। आपसे वो आपको दे देगा मोलैलिटी दे देगा, आपको मोलैरिटी दे देगा और आपको मोलैलिटी दे देगा। अब इन दोनों में से पूछेगा कि चलिए भाई बताइए इन दोनों में से हमारे पास बेटर यूनिट कौन सी है जिससे हम कंसंट्रेशन जो है वो रिप्रेजेंट करें या हम उसको एक्सप्रेस करें। तो देखिए अच्छी तरीके देख लीजिए,
कि इन दोनों में से हमारे पास बेटर क्या है, मोलैलिटी या मोलैरिटी। देखिए मोलैरिटी क्या बोलती है, मोलैरिटी इक्वल टू ये बोलता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम, यानी 1 लीटर सोल्यूशन में कितने मोल्स डिजोल्व हैं, किसके, सॉल्यूट के। जबकि मोलैलिटी ये बोलती है कि नंबर ऑफ मोल्स इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यानी 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं, और मोलैरिटी बोलती है 1 लीटर सोल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं। ठीक है, देखिए अब अगर हम यहाँ पर बात करेंगे टेम्परेचर की, किसकी बात करेंगे, टेम्परेचर की। अगर हम यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो देखिए टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। ये बात अच्छी तरीके से आप लोग जानते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम स्लोली स्लोली डिक्रीज होने लगेगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पर इवेपोरेशन प्रोसेस होने लगेगी, वाटर वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा, और स्लोली स्लोली जो वाटर है वो कम होने लगेगा। मतलब यहाँ पर वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट जो है वो कम होने लगेगा। जब सॉल्वेंट का वॉल्यूम कम होने लगेगा, 1 लीटर से धीरे 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 1 लीटर से वॉल्यूम कम हो जाएगा, लेकिन सॉल्यूट के मोल्स तो उतने ही हैं, 1 लीटर में जितना होना चाहिए उतने ही है। लेकिन यहाँ पर जो सॉल्वेंट का वॉल्यूम है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, जिससे कि जो इनका रेशियो है पर लीटर सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो रेशियो है वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगा, और जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ मोल्स हैं इनका रेशियो बढ़ जाएगा वॉल्यूम में। तो हम बोल सकते हैं कि मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट है, मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट है। यानी टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो मोलैरिटी भी आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आप बोल सकते हैं डायरेक्टली भाई टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो मोलैरिटी इंक्रीज हो रही है। क्यों भाई, मोलैरिटी क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम है वो कम हो रहा है, जिसकी वजह से मोलैरिटी क्या हो रही, इंक्रीज हो रही है। यानी टेम्परेचर जो है वो मोलैरिटी पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर कम करेंगे तब भी इफेक्ट पड़ेगा, और ज़्यादा करेंगे तब भी इफेक्ट पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ जाएगा। और जबकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यहाँ पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं मोलैलिटी की। मोलैलिटी में क्या है, नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर में कोई इफेक्ट नहीं। तो अगर आपसे पूछ ले वेटर यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी मोलैरिटी या मोलैलिटी, तो आप कुछ समझ गए हैं कि देखिए मोलैरिटी तो बेटर यूनिट नहीं है। रीजन मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट वाइल मोलैलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो आप क्या कहेंगे कि मोलैलिटी इज बेटर यूनिट देन मोलैरिटी फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये आपका मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों ही मैंने क्लियर करा दी है। और अगर मैं न्यूमेरिकल सोच रहा हूँ यहाँ पर करा दूँ, तो 2 न्यूमेरिकल्स मैं आपको करवा चुका हूँ मोलैलिटी पर। आई थिंक बहुत ज़्यादा नहीं कराने की ज़रूरत है यहाँ पर, बाकी आप लोग खुद ही प्रैक्टिस करेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नई यूनिट, सॉरी नई यूनिट नहीं, नई, हाँ नई यूनिट ही, जो कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करने की हमारी न्यू यूनिट है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट यूनिट हमारी क्या आती है, नेक्स्ट यूनिट है हमारी मोल फ्रैक्शन। देखिए नेक्स्ट यूनिट हमारे पास है मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन क्या है उसको समझ लीजिए। मोल फ्रैक्शन कहते क्या हैं, मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है वो चीज़ समझ लीजिए। सबसे पहले मैं मोल फ्रैक्शन की आपको डेफिनेशन बताता हूँ। मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन is the ratio, mole fraction
इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, रेशियो ऑफ number of moles of one component to the total number of moles, to the total number of moles of solution। देखिए मोल फ्रैक्शन जो है, सबसे पहले देखिए मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं काई से। मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं काई से, ठीक है। तो ये अच्छी तरीके से समझ लीजिए, काई इक्वल टू जो है यानी मोल फ्रैक्शन इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा है कि मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो, ये रेशियो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, किसी एक कंपोनेंट का और टोटल सोल्यूशन के कंपोनेंट का रेशियो है। तो एक कंपोनेंट को हम सोल्यूट मान लें, यानी हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन का मतलब अगर हम ए को सोल्यूट मान लें, मान लो ए हमारा कोई सोल्यूट है, यानी एक हमने सोल्यूशन बनाया है, सोल्यूशन एक हमने सोल्यूशन यहाँ पर बनाया है, ठीक है। उस सोल्यूशन के अंदर हमारा सोल्यूट है, सॉल्वेंट है, ए हमारा क्या है, ए हमारा सॉल्यूट है, ठीक है, और बी हमारा सॉल्वेंट है, बी हमारा क्या है, सॉल्वेंट है। तो जैसा कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन, ये क्या है कि मोल फ्रैक्शन किसी सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स और सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स के बीच का रेशियो है। तो देखिए मैंने बोला कि इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, वन कंपोनेंट को हमने क्या मान लिया, सॉल्यूट मान लिया, और डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन मतलब मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, यानी ये जो होता है ये आपका मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है, काई इक्वल टू Na/Na प्लस Nb। बहुत इजी फार्मूला है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए कि सॉल्यूट और सॉल्यूशन के मोल्स का रेशियो है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती कर जाते हैं, वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ले लेते हैं और यहाँ पर भूल जाते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ना लेना है, हमें क्या लेना है, तो यहाँ पर टोटल सॉल्यूशन के मोल्स लेना है। तो यहाँ पर आप चाहें ऐसे इसको याद रख लें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए ये आपके सामने मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आपके सामने मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने एज्यूम कर लिया था कि ए हमारा कोई ना कोई सॉल्यूट है। अब हम इसी बात को लेकर चलते हैं और इसको थोड़ा और अच्छे डिटेल में समझते हैं, जिससे कि हमें आसानी हो जाए समझने में मोल फ्रैक्शन के बारे में। तो देखिए यहाँ से हम एज्यूम करते हैं कि हमने एक सॉल्यूशन बनाया है, यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं कि हमने एक सॉल्यूशन बनाया है और सॉल्यूशन में हमारे टोटल जो कंपोनेंट हैं वो 2 कंपोनेंट ना होकर 3 या 4 कंपोनेंट यहाँ पर शो कर दीजिए, कोई भी आप कंपोनेंट शो। तो यहाँ पर हमने मान लिया यहाँ पर 4 टाइप के कंपोनेंट्स हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी हमने 4 टाइप का कंपोनेंट यहाँ पर मिलाए हैं, जिसकी वजह से हमने क्या बनाया है, सॉल्यूशन बनाया है। देखिए पहली चीज़ ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आप मोल फ्रैक्शन को अच्छे से समझ लीजिए। वैसे ही आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में सीबीएसई के 12th बोर्ड में आपको सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है, आपको बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है। अब बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब जिसमें 2 टाइप के सब्सटेंस हों या 2 टाइप के कंपोनेंट हो, यानी आपको एक सॉल्यूट पढ़ना है, आपका जो सोल्यूशन मिलेगा उसमें एक सोल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा, बस बात ख़त्म। आपको
ये पढ़ना है। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट, और आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ये बस मैं आपको समझाने के लिए और अच्छे से आप समझ जाएं मोल फ्रैक्शन को, इसलिए मैं आपको इसको समझा रहा हूँ, अब कि आपको रटना ना पड़े। ठीक है, तो देखिए हमने एज्यूम कर लिया कि चलिए भाई ये हमने एक सॉल्यूशन बनाया है, और हमारा सॉल्यूशन ऐसा है जो जिसमें ए बी सी डी 4 कंपोनेंट है, 4 कंपोनेंट का एक हमने सॉल्यूशन बनाया है। तो देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला जैसा कि हमने अभी जस्ट अभी पढ़ा है कि मोल फ्रैक्शन क्या कहता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ये बात हम अच्छी तरीके से जानते हैं। तो देखिए अगर आपसे कोई कहे कि आप ए का मोल फ्रैक्शन निकालिए, तो आप यहाँ पर क्या शो करेंगे, आप काई ए का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक, अगर आपसे कोई कह दे कि भाई इस टाइप के सॉल्यूशन में जिसमें 4 कंपोनेंट मिलाए गए हैं, तो इसमें आप ए का मोल फ्रैक्शन बताइए। ए का मोल फ्रैक्शन के लिए आप क्या शो करेंगे, काई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए, यानी यहाँ पर एन ए ले लेंगे और डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी। ठीक है, ऐसे ऐसे ही अगर आपसे कह दे कि भाई अब बी का निकालिए, बी भी तो एक कंपोनेंट है, बी का मोल, बी के रेस्पेक्ट में मोल फ्रैक्शन निकालिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एन ए की जगह क्या हो जाएगा, एन बी, और नीचे वही हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी। ठीक, और ऐसे सी और डी का भी आगे निकाल लेंगे। भाई ऐसे आपको अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सी का पूछा जाए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सी डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी। और ऐसे अगर आपको अगर वो डी का पूछे कि डी का आपको मोल फ्रैक्शन बताइए, तो आपको यहाँ पे ये करना है कि मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी डिवाइड बाई वही एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन डी, इस टाइप से आपको निकालना है। तो देखिए देखिए एन डी के लिए आप क्या, अब एन डी के लिए कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने आपको बता रखा मोल फ्रैक्शन ऑफ डी इक्वल टू एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन डी प्लस एन डी। ये फार्मूला लगाकर आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग जिसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन इस टाइप से ले लेता हूँ, मोल फ्रैक्शन इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा, अगर मैं इनफाइनाइट के लिए निकालूं तो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ आई, मतलब इनफाइनाइट के लिए कितने भी टाइप्स के हम अब कंपोनेंट डिसॉल्व कर दीजिए, और इनफाइनाइट टाइप्स के कंपोनेंट इसमें डिसॉल्व हैं, तो आप क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आई, यानी इनफाइनाइट का एक एक करके निकालते जाइए, डिवाइड बाई n1 प्लस n2 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये जो है ये साइन होता है समेशन का, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर सबका सम हो रहा है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, सम ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। भाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है, सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। तो ये आपका मोल फ्रैक्शन था, मोल फ्रैक्शन के बारे में। अच्छा एक चीज़ और भी आप समझ लीजिए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन इज independent mole fraction is independent of temperature and is unitless। इसकी कोई यूनिट भी नहीं होती और टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, पहली चीज़ ये आपको याद रखनी है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मोल फ्रैक्शन जो है
वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट करता है, टेम्परेचर पर कोई इफेक्ट नहीं। दूसरा क्या है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। दूसरी चीज़ जो है, दूसरी चीज़, आप जो सम है, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ 2, 3, 4, 5, 6, कितने भी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का आप सम करेंगे तो वो हमेशा किसके इक्वल आता है। देखिए, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 आती है। चाहे आप 2 कंपोनेंट का, 3 कंपोनेंट का, 4 कंपोनेंट का, 5 कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का आप समेसन करेंगे तो उनकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, हमेशा 1 ही आएगी। यानी काई ए प्लस काई बी इक्वल टू 1। आप हमेशा याद रखिए। ऐसे ही आप स्टेप्स लिख सकते हैं, काई ए प्लस काई बी प्लस डॉट 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 काई आई। मतलब इन्फिनाइट, इन्फिनाइट तक आप जो है मोल फ्रैक्शन का सम करेंगे, इन्फिनाइट तक करेंगे, तभी इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 1 ही आएगी। एक बात याद रखना। और ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पे लिखा, एक काई ए प्लस काई बी इक्वल टू 1, क्योंकि ये आपको यूज़ करना है बहुत अच्छे से राउट्स लॉ में। ये इसी चैप्टर में आप पढ़ेंगे राउट्स लॉ, तो राउट्स लॉ में ये आपको यूज़ करनी है। तो देखिए, ये फार्मूला, ये जो हमने यहाँ पर लिखा है काई ए प्लस, तो काई ए प्लस काई बी इक्वल टू आपका क्या हो गया, 1। इसको आप रीअरेंज ऐसे कर सकते हैं, आप इस टाइप को इसको ऐसे दिखा सकते हैं, काई ए इक्वल टू 1 माइनस काई बी। इस टाइप से आप दिखा सकते हैं। ये यही वैल्यू जो है, यही वैल्यू आपको यूज़ करनी है किसमें, राउट्स लॉ में। ठीक है, चलिए देखिए, ये आपका राउट मोल फ्रैक्शन भी फिनिश हो गया। अगर आपको समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप दोबारा से ये वीडियो देख लीजिए। मुझे नहीं लगता कि इतना मुश्किल, इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इजीली समझ में आ जाएगा। बस मोल फ्रैक्शन है ही क्या यार, मोल फ्रैक्शन यही तो है, मोल फ्रैक्शन यही तो है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। बस किसी एक के मोल से निकाल लीजिए और बाकी उसके बाद सबके आप मोल से निकाल, सबके मोल से डिवाइड कर दीजिए। चलिए एक न्यूमेरिकल करवाते हैं इस पर, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर न्यूमेरिकल नहीं करेंगे तो आपको इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा। न्यूमेरिकल कर लेते हैं इस पर। देखिए, न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल लिखते हैं इस पर। और ये जो न्यूमेरिकल मैं बता रहा हूँ ये एनसीईआरटी का ही न्यूमेरिकल है। क्या है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। देखिए, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पर, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला होता है C2H6O2। ठीक है, इन अ सॉल्यूशन, in a solution containing 20% of, containing 20% of C2H6O2 by mass। देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपके सामने है, क्वेश्चन क्या कह रहा है आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। क्वेश्चन कह रहा है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ बाई मास। ठीक है, तो ये जो आपका सॉल्यूशन बनाया गया है, इसमें एक रेशियो दिया गया है 20:80। देखिए भाई, जो सॉल्यूट का रेशियो है वो 20 है, तो सॉल्वेंट तो 80 खुद ब खुद हो गया। भाई समझ लीजिए आपको कि इथाइलिन ग्लाइकोल का सॉल्यूशन बनाया गया है, और किसके साथ बनाया गया है, ओबियसली सी बात है वाटर के साथ ही बनाया गया है। तो इथाइलिन ग्लाइकोल का सॉल्यूशन बनाया गया है जिसमें इथाइलिन ग्लाइकोल कितना परसेंट है, 20%। तो आप यहाँ पर एज्यूम कर लीजिए, लेट mass of solution, mass of solution equal to 100 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 100 ग्राम। तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, भाई मास ऑफ सॉल्यूट कितना परसेंट है, ये 20% है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 20 ग्राम हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लीजिए।
मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा सॉल्यूशन से सॉल्यूट माइनस माइनस कर दीजिए, सॉल्यूशन से सॉल्यूट माइनस कर दीजिए, क्या बचेगा आपके पास, सॉल्वेंट बचेगा। तो सॉल्वेंट आपके पास कितना हो जाएगा, 80 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको सॉल्यूट का भी मास मिल गया और आपको सॉल्वेंट का भी मास मिल गया। क्यों ना हम मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं। मोल फ्रैक्शन इक्वल टू आपके पास क्या होता है, काई इक्वल टू Na प्लस Nb, ये तो फार्मूला होता है आपका मोल फ्रैक्शन का। तो देखिए मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स। क्या मालूम होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स मालूम होना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला जैसे कि हम आपको बता चुके हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है। क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये बात हम अच्छी तरीके से जानते हैं। हमें भाई देखिए बस मोल फ्रैक्शन में नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर ध्यान देना है, नंबर ऑफ मोल्स सबसे पहले निकालना है। तो सबसे पहले चलिए हम कोशिश हम करते हैं, सबसे पहले मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट के भी निकाल लेते हैं, सॉल्वेंट के भी निकाल लेते हैं। तो देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए सॉल्यूट का अगर सॉल्यूट का अगर नंबर ऑफ मोल से निकालेंगे तो सॉल्यूट कितना ग्राम है, यहाँ पर सॉल्यूट है 20 ग्राम। सॉल्यूट की कितना है 20 ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास। सॉल्यूट का मोलर मास नहीं दे रखा है, तो चलिए हम सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। C2H6O2, यही तो आपका एथाइलिन ग्लाइकोल होता है। भाई कार्बन का कितना मोलर मास मॉलिक्यूलर मास होता है 12, यानी 12 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस हाइड्रोजन कितना होता है 1 मल्टीप्लाई बाई 6, ऑक्सीजन कितना होता है 16 मल्टीप्लाई बाई 2। अब हम क्या करेंगे, इन सबको कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करने के बाद ये आ जाएगा 62 ग्राम। कितना आ जाएगा 62 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर आपने मोलर मास किसका निकाल लिया, एथाइलिन ग्लाइकोल का मोलर मास निकाल लिया। बस आप इसमें लगा दीजिए। तो n इक्वल टू 20/62, इसको आप कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद आप देखेंगे ये आपका जो वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 0.322 मोल्स। ये आपके आ गए एथाइलिन ग्लाइकोल के मोल्स। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एथाइलिन ग्लाइकोल के मोल्स निकाल लिए आपने। अब ऐसे ही आप किसके मोल्स निकालेंगे, ऐसे ही आपको वाटर के मोल्स निकालना पड़ेंगे, भाई सॉल्वेंट के मोल्स निकालना पड़ेंगे। तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो देखिए सॉल्वेंट कितना दे रखा है 80 ग्राम दे रखा है, 80 ग्राम डिवाइड बाई मोलिकुलर मास ऑफ वाटर कितना होता है 18। अब आप इसको इसको भी डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4.444 मोल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। अब देखिए आपको सॉल्यूट के भी मोल्स मिल गए, आपको सॉल्वेंट के भी मोल मिल गए। आपको मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, आपको मोल फ्रैक्शन एथाइलिन ग्लाइकोल का निकालना है। तो बस आप फार्मूला लगा दीजिए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इक्वल टू क्या है भाई, जिसका निकालना है उसको आप ऐसा हमेशा आपका दिखाते हैं ऊपर। तो यहाँ पर Na प्लस Nb, यही तो आपके पास फार्मूला है भाई। और एथाइलिन ग्लाइकोल आपका क्या है सॉल्यूट। तो एथाइलिन ग्लाइकोल के यहाँ पर आप क्या रखेंगे, इसकी जगह पर आप रखेंगे एथाइलिन ग्लाइकोल के मोल्स। एथाइलिन ग्लाइकोल के मोल्स जैसा कि हमने निकाले थे, कितने आए थे हमारे 0.322 मोल्स आए थे, 0.322 मोल्स आए थे एथाइलिन ग्लाइकोल के। डिवाइड बाई सोल्यूशन के मोल्स निकालना है। तो सोल्यूशन का मतलब क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों के मोल्स। तो सॉल्यूट के मोल्स 0.322 हैं, प्लस सॉल्वेंट के मोल्स कितने हैं 4.444 मोल्स। ठीक है, अब आप यहाँ पर इनको आसानी से यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आप इनको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 0.932। ठीक है, सॉरी कैलकुलेशन ये वैल्यू नहीं आएगी, इसको आप कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगी 0. तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स जो हैं आपने यहाँ पर सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए हैं, और उसके बाद आपने उसको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए में इसको आपने रख दिया, फिर यहाँ से आपने मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकाल लिया। अब यहाँ से आप मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस फार्मूले को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। आप यहाँ पर आपको बी को सॉल्यूट मानना पड़ेगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। अब यहाँ पर क्या करना है, इनकी वैल्यू पुट कर देना है। तो डायरेक्ट आपके पास जो कैलकुलेशन करने के बाद आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके सामने 0.932।
देखिए, अब ये इतनी लंबी सारी जो आपने कैलकुलेशन की है, इतनी लंबी सारी आपको कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके लिए शायद आपको याद होगा, मैंने भी आपको पीछे बताया था कि एक्स ए प्लस एक्स बी ये हमेशा किसके इक्वल होता है, ये हमेशा इक्वल होता है 1 के। अब हमें एक्स ए की वैल्यू मालूम हो गई, एक्स ए की वैल्यू मालूम हो गई, हमें एक्स बी की वैल्यू, सॉरी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो देखिए 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना आ गया, 0.068। जब आप इसको माइनस करेंगे तब ये डायरेक्ट आपकी वैल्यू आ जाती है, डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी 0.932। तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट मोल फ्रैक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये बहुत आसान सा है। तो आप याद रखिएगा कि मोल फ्रैक्शन अगर कितने भी, ये जरूरी नहीं कि दो सब्सटेंस का जो या दो कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन है वो इक्वल टू 1 होता है। इनफिनाइट टाइप के कंपोनेंट क्यों ना हो, उनका भी मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा इक्वल किसके आएगा, 1 के इक्वल आएगा। ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा। देखिए अब आगे